हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, अपने एनुअल एग्जाम की डेट आप सभी लोगों को पता चल चुकी है और वक्त आ गया है आप सभी लोगों की तैयारी को बेहतरीन करने का। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लेकर के आए हैं जो क्लास 11th के बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठोगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में तो काफी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो फार्मूले बेस्ड आते हैं। कभी कभी तो शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले से बेस्ड आ जाता है। तो उससे रिलेटेड आज हम क्या करेंगे, ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताने वाला हूं जिसको आप सभी लोगों को याद करके जाना चाहिए और पढ़ करके जाना चाहिए कि अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटे नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक भी कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने तमाम साथियों को जो क्लास 11th का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो भैया करते हैं क्लास की शुरुआत चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है उसका नाम है मोल। क्या आता है बेटा? मोल। पहला टॉपिक क्या आता है बेटा? मोल आता है, फिर मोलर मास आता है, फिर उसके कन्वर्जन्स आते हैं। ठीक है, मतलब 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे एग्जाम में लगातार न्यूमेरिकल बनते हैं और इनसे रिलेटेड फार्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मोल के बारे में अगर हम बात कर लें आपसे कि मोल क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है एक मोल जो होता है एक नंबर होता है। मोल एक क्या होता है बेटा? जो नंबर होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, और इस एक मोल में पार्टिकल की जो संख्या होती है 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होती है। मतलब एक मोल एक संख्या है, एक नंबर है जिसमें पार्टिकल की संख्या कितनी है? 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये पार्टिकल एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, या फिर बेटा मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। इसी मोल नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। 1 ANA बराबर होता है 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स के। तो एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हो, इसी को मोल नंबर भी बोलते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम बोल सकते हो, आसान है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई मोल के बारे में कि मोल है क्या। ठीक है, मोल के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। मोल एक संख्या है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर। ये पार्टिकल एटम, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई? मोल को कैलकुलेट कैसे करते हो? हाउ टू कैलकुलेट द मोल नंबर। हाउ टू कैलकुलेट मोल नंबर। मोल नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने बताया था मोल को कैलकुलेट करने का 3 तरीका है। पहला तरीका है व्हेन मास इज गिवन। व्हेन मास इज गिवन, जब तुम्हें मास दे दिया जाए, किसी सब्सटेंस का मास दे दिया जाए तो मोल कैसे निकालते हो भाई? मोल निकालने का तरीका मैंने बताया था, गिवन मास को एलिमेंट के मोलर मास से क्या करना है? डिवाइड। एलिमेंट के मोलर मास से क्या कर देना है बेटा? डिवाइड। गिवन मास को मोलर मास से जब डिवाइड कर देते हो तो मोल नंबर मिल जाता है। गिवन मास को W से लिखते थे, मोलर मास को MM से लिखते थे। पहला तरीका था। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा जो तरीका है उसका कहना है कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, जब गैस का वॉल्यूम गिवन हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में मोल कैसे निकालते हो बेटा? तो उस कंडीशन में मैंने बताया था मोल निकालने का तरीका है गिवन वॉल्यूम को, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस को, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा? गैस को 22.4 लीटर से क्या करते हो बेटा? डिवाइड कर देते हो। 22.4 लीटर क्या होता है? एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पर 1 मोल गैस के थ्रू ऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है। ठीक है, गिवन वॉल्यूम को V से लिख दो, अपॉन में 22.4 लीटर लिख दो। अच्छा, जो तीसरा तरीका होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। क्या गिवन हो? व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, जब नंबर ऑफ क्या गिवन हो बेटा? पार्टिकल गिवन हो जाए। जब तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो जाए तो मोल कैसे निकालते हैं बेटा? तो इसको निकालने का और आसान तरीका है। क्या करोगे बेटा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप क्या करोगे? Na से डिवाइड। एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दोगे बेटा? डिवाइड कर दोगे। अभी मैंने बताया था एवोगैड्रो नंबर क्या होती है बेटा? 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होती है। तो ये तरीका था जिसके थ्रू हम मोल नंबर को क्या करते हैं बेटा? कैलकुलेट करते हैं। याद करके जाइएगा, समझ करके जाइएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो एग्जाम में आए तो छोड़ना नहीं बेटा। तो ये 3 तरीके हैं, 3 फार्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ करके समझ करके जाना चाहिए। ठीक है,
क्लियर हो गया सभी बच्चों को। तो ये खेल किसका था बेटा, मोल का था। अब मोल के एप्लीकेशन में एक टर्म आता था जिसको आप लोग कहते थे, जिसको आप लोग क्या कहते थे बेटा, जिसको आप लोग कहा करते थे मोलेरिटी। क्या कहते थे बेटा, एक टर्म आता था मोलेरिटी, ठीक है, एक टर्म आता था मोलेरिटी, एक आता था मोलेरिटी और एक होता था परसेंटेज कंपोजिशन। ये तीन टर्म थे। आइए इनके बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टर्म था उसका नाम था मोलेरिटी। मोलेरिटी को हम लोग कैपिटल एम से लिखते थे। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन टर्म है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, टर्म होता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे इसके मान में भी चेंज आएगा। अगर तुम टेम्परेचर को रेज करते हो, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उस कंडीशन में मोलेरिटी जो होती है सोल्यूशन की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। मोलेरिटी ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज कर जाता, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई, अब इसके कई सारे फार्मूले मैंने बताए थे। पहला फार्मूला बताया था मोलेरिटी का, मोलेरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या लिखते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एन क्या था, एन था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स थे। अपॉन में क्या लिखते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा जाता था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा जाता था किसमें बेटा, लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते थे बेटा लीटर में। अगर गिवन मास दिया होता है, मास जब दिया जाता है तो फार्मूला लिखते थे W अपॉन में mm इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे W क्या था, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ क्या था बेटा, सॉल्यूट था। और mm क्या था बेटा, तो आपको पता है दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तीसरा तरीका बताया था, अगर वॉल्यूम हमारा किस में दे दिया जाए, लीटर की जगह ml में दे दिया जाए, तो ये फार्मूला लगाना है W इंटू 1000 अपॉन में mm इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। सिंपल सी बात है। तो ये तीन फार्मूले थे जिनसे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बने हैं, इस बार भी बनेंगे और इसका आंसर आप सभी लोगों को करके आना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका था बेटा, मोलेरिटी का था, ठीक है। अब मोलेरिटी के बाद एक टर्म आता है मोलेलिटी। क्या आता है बेटा, मोलेलिटी। इसको भी देख लेते हैं बेटा, आसान सा ही कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा नहीं है। स्मॉल m से इसे रिप्रेजेंट करते हो। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। दिस इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन क्या बेटा, टर्म। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करता हूँ तो सिंपल सी बात है कि मोलेरिटी का जो फार्मूला है, जो मोलेरिटी का फार्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लिखते हो बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ क्या लिखते हो बेटा, सॉल्वेंट इन किस में बेटा, केजी। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स को एन से, वेट ऑफ सॉल्वेंट को किससे बेटा, केजी से रिप्रेजेंट करते हो। अगर बेटा मास दिया जाता है तो इसी को W अपॉन में क्या लिखते हैं, mm इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर यही ग्राम में दिया जाता तो 1000 से क्या कर देते बेटा, मल्टीप्लाई अपॉन में mm इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्लियर है। ये तीन फार्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सभी बच्चों को, यहाँ तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था बेटा, मोलेरिटी का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा मोल फ्रैक्शन का। क्या आता है, मोल फ्रैक्शन का। एक फार्मूला है मोल फ्रैक्शन का, उसके बारे में बात करते हैं। इसको x से रिप्रेजेंट करते हो। मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बेटा, कंपोनेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, मोल्स इन क्या बेटा, सॉल्यूशन, ठीक है। ये होता है, जैसे मान लो आपने एक सॉल्यूशन बनाया, एक क्या बनाया बेटा, सॉल्यूशन बनाया। इसके दो कंपोनेंट आपने ए और बी रखे। ए को आपने सॉल्यूट कह दिया और बी को आपने क्या कह दिया बेटा, सॉल्वेंट। मान लेते हैं सॉल्यूशन में ए के Na मोल है और बी के क्या है बेटा, Nb मोल है। तो अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो एक्स ए बराबर क्या लिखोगे, Na अपॉन में टोटल मोल Na प्लस Nb। और ये क्या लिखोगे, XB बराबर क्या लिखोगे, Nb अपॉन में Na प्लस Nb। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो XA प्लस XB का जो सम आएगा बेटा वो 1 के बराबर आता है।
किसी भी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं इनका जो समेशन होता है वो ऑलवेज 1 के बराबर होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए। अब बात आ जाती है मास कंपोजिशन का, ठीक है। मास परसेंटेज कंपोजिशन, हेडिंग डालिएगा मास परसेंटेज कंपोजिशन। मास परसेंटेज कंपोजिशन, अगर मास परसेंटेज कंपोजिशन की बात करता हूं, जैसे मान लो आपने वाटर लिया, वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लिया, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा 18 ग्राम होता है। इस 18 ग्राम में तुमसे पूछे हाइड्रोजन कितना परसेंट है या कोई पूछे ऑक्सीजन कितना परसेंट है, इसको निकालने की बात हो रही है। इसको निकालने की क्या हो रही बेटा बात हो रही। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मास परसेंटेज कंपोजिशन कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, इसका यूज किया जाता है। अब आ जाओ इस पॉइंट पे बहुत अच्छा समझेंगे मास परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो मास परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ एलिमेंट को, मास ऑफ एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट है उसके मास को टोटल मास ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 100 से। 100 से क्या कर देते हैं बेटा मल्टीप्लाई, ये इसका फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे पहले चैप्टर के जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है, उनको हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई है, क्या ये सारे फार्मूले आपको आते हैं। अगर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख करके जरूर जाना और लव वाला इमोजी जरूर भेजना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आओ सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर मैं सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो सेकंड चैप्टर की तरफ है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा कर लें थोड़ी सी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। रिएक्टेंट जितना कहते हैं जितनी चीनी उतनी चाय मीठी, सिंपल सी बात है। डेफिनेट प्रोपोर्शंस ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है। मल्टीपल प्रोपोर्शंस ये कहता है जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑलवेज जब रिएक्शन करते हैं तो एक फिक्स कंपोजिशन के साथ ही रिएक्शन कर पाते हैं, उनका रेशियो भी क्या होता है सिंपलेस्ट नंबर होता है, ठीक है। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई है, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर का होता है। न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन अराउंड द ऑर्बिट, इससे मिलकर के हमारा पूरा क्या बन जाता है एटम बन जाता है। बोहर फार्मूले में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की जो होती है En बराबर -2.618 × 10⁻⁻18, पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, अपॉन n स्क्वायर जूल के बराबर होती है। रेडियस अगर ऑर्बिट की बात की जाए तो n स्क्वायर प्लस इंटू 0.529 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद है डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेमडा बराबर, डी ब्रोगली ने क्या बताया था, डुअल बिहेवियर बताया था, डबल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कहा माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट जिसका मास बहुत कम होता है वो सदैव डबल बिहेवियर शो करते हैं। कुछ समय वो पार्टिकल नेचर के बारे में काम करते हैं और कुछ समय के लिए वो वेव नेचर जैसा बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने इसके लिए लेमडा बराबर एक फार्मूला ड्राइव किया था H/mb। लेमडा क्या था, लेमडा आपको पता है ये वेवलेंथ है, H क्या है, दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास है, और m क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिस वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है बेटा मूव कर रहा है। m इंटू बी के प्रोडक्ट को क्या कहते हो, मोमेंटम भी कह सकते हो, तो m अपॉन में p भी लिखा जा सकता है। p इज द मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम, ये क्या है बेटा आवेग, क्लियर है। उसके बाद आता है हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, मतलब इनकी वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए इन्होंने लिखा है डेल्टा x इंटू में m इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन H/4π। पोजीशन में एरर है, m मास हो जाएगा और वेलोसिटी में एरर, ठीक है, ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड की अगर बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, या फिर इससे पहले एक चैप्टर और था यार वो भी देख लो, ठीक है। इससे पहले एक चैप्टर था ये वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। अगर न्यूक्लियस चार्ज निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है,
तो जेड माइनस में शिल्डिंग इफेक्ट को माइनस करोगे। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, राइट टू लेफ्ट जाने में डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है आयनिक बॉन्ड। देखो आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें आयंस जो होते हैं प्लस और माइनस एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका लैटिस एनर्जी और चार्ज अपॉन रेडियस, ठीक है, ये भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड यही है। परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन करेक्टर को अगर फाइंड आउट करना है तो फजांस रूल है। इनके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है किसी भी कंपाउंड में कोवैलेंट करेक्टर ज्यादा तब होगा, कोवैलेंट करेक्टर ज्यादा तब होगा जब कैटायन साइज में स्मॉल हो। कैटायन साइज में क्या हो बेटा, स्मॉलर हो, बहुत छोटा हो। एनायन साइज में क्या हो बेटा, बिगर हो। एनायन साइज में क्या हो जाए, बिगर। और चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहे वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भैया उसमें कोवैलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। वेस्पर प्रिंसिपल के बाद कहते हैं कि अगर sp हैविडाइजेशन है तो लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, बॉन्ड एंगल sp 180 का बनेगा। अगर हैविडाइजेशन sp2 आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, sp2 हैविडाइजेशन होगा। हैविडाइजेशन sp3 होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट का हो जाएगा। अगर हैविडाइजेशन sp3d2 आ जाएगा बेटा तो याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 90 और 180 बीच का एंगल यहाँ पे बनने वाला, क्लियर है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ मैटर की तरफ चलते हैं भाई। स्टेट ऑफ मैटर में आइडियल गैस इक्वेशन याद रखो, पीवी बराबर एनआरटी। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर का डाल्टन लॉ ये कहता है कि टोटल पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट P0 तक चला जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है 3/2 RT के बराबर होती है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मूव करते हैं भाई। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, हीट एंड वर्क की बात करेंगे तो Q बराबर होता है M इंटू सी डेल्टा टी, ठीक है। Q हीट होता है, M मास होता है, C हीट कैपेसिटी होती है, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज होता है। वर्क डन होता है W बराबर माइनस पी डेल्टा वी। फर्स्ट लाइक क्वेश्चन, डेल्टा यू बराबर Q इंटू W होता है, जहाँ पे डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, Q हीट को, और W क्या होता है, वर्क डन को इंडिकेट करता है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चों। एंथैल्पी की बात करेंगे तो डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। एंथैल्पी का फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, नोट करके जाना मेरे प्यारे बच्चों, याद करके जाना। हेस लॉ की बात करेंगे, टोटल हीट जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है पाथ से, पाथ पर डिपेंड नहीं करती, यही हेस लॉ इक्वेशन है। अब इक्विलिब्रियम पे आ जाओ। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है केसी बराबर डेल्टा सी की पावर सी हो जाएगा, डेल्टा डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर बी, ठीक है। रिलेशन केपी और केसी में आता है, केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा की पावर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। एन क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल। रीचटेरियल प्रिंसिपल कहता है कि चेंज जो होता है, जब किसी भी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल चेंज हम करते हैं तो चेंज की वजह से इक्विलिब्रियम खुद को उस तरफ शिफ्ट करना चाहता है जिस तरफ उसके इफेक्ट को क्या कर सके कम। अगर कोई मुझे इस कमरे से ढकेलेगा तो मैं बाहर जाना ही अच्छा पसंद करूंगा, क्योंकि ये इफेक्ट खत्म हो जाए, ठीक है। तो वही लीचटेरियल प्रिंसिपल भी है। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो इनके अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। जैसे मैं सल्फर लिखता हूं तो जीरो होगा, SO2 लिखूंगा तो भी जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट और कंपाउंड है। तो ग्राउंड स्टेट पे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, याद रखिएगा। सेल पोटेंशियल कैथोड प्लस एनोड के सेल पोटेंशियल के समेशन के इक्वल होता है, ये क्लास 12th में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हम क्लास 12th में इसको क्या करते हैं बेटा, पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक आता है, उसमें फार्मूला कुछ नहीं यूज होता है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो फार्मूले थे, उन्हें हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आप सभी लोग ये वीडियो देख करके जाइएगा। आई होप कल का पेपर आपका अच्छा जाएगा, बेहतर जाएगा, बेहतरीन जाएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मैंने बताई वही एग्जाम में आपको देखने को हूबहू मिलने वाली है। कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, भूलिएगा नहीं, परेशान मत होइएगा, बहुत शिद्दत से, बहुत आराम से पेपर देना, पेपर आसान आएगा प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, माँ बाप के नाम रोशन करो, सपने साकार करो। बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।